गाड़ी को ऑफ रोड भी किया, जहाँ पर ड्यून्स में से निकाल के देखा तो सारी चीज़ें बड़े परफेक्टली ये कर रही थी। जितनी और गाड़ियाँ गई हुई थी उनके साथ पूरा तालमेल इसने बिठाया। जब मैंने अपना क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ा हुआ था, ये मार्किंग को अच्छे से पढ़ रही थी। मैं मान के चल रहा था कि मुझे 400 किलोमीटर के आसपास पे एक चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी दोबारा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक और वीडियो में। और ये गाड़ी खड़ी है महिंद्रा की XEV9S 7 सीटर, और आप अपने पूरे परिवार को इसमें बिठाइए, लंबी दूरी की यात्राएं आराम से करके आइए। लेकिन सवाल उठता है रेंज कितना देगी। तो अमित द्विवेदी ने एक ट्रिप प्लान किया है और मैं निकल रहा हूं जैसलमेर के लिए। गाड़ी फुल चार्ज पे लगा दिया है। जैसे ये चार्ज हो जाएगी मैं जैसलमेर की यात्रा शुरू करूंगा। जहां पर मैं रहता हूं वहां से जैसलमेर 1000 किलोमीटर है। जाऊंगा वापस आऊंगा, लगभग 2200 या 2300 किलोमीटर का आप रेंज टेस्ट देखेंगे इस गाड़ी के साथ मेरा। और साथ में बताऊंगा क्या अब वो वक्त आ गया है जहां पर आप पेट्रोल डीजल भूल जाइए और इलेक्ट्रिक को उठाइए और इसे एक प्रैक्टिकल जर्नी करके लंबी वाली भी आप आ सकते हैं या नहीं, इसका जवाब होगा। जो चैलेंजेस मिलेंगे, क्या मुझे चार्जिंग में कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई है, उसका भी जवाब दूंगा। और परफेक्ट रेंज इसकी कितनी हो सकती है प्रैक्टिकल कंडीशन में, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप तैयार हैं, 21 लाख रुपए से लेकर 33 लाख रुपए तक इसकी कीमत चली जाती है। और आपका नजरिया इलेक्ट्रिक के लिए एकदम होनहार है और चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक की शुरुआत इससे करें, तो क्यों करनी चाहिए, इसका भी जवाब हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको लेकर जाते हैं जैसलमेर तक और यात्रा भी करवाएंगे और बताएंगे भी भाई चलाने में कैसी है। महिंद्रा XEV9S से स्वर्ण नगरी जैसलमेर कर आए हैं मैं द्विवेदी, और जो एक्सपीरियंस है वो आपसे साझा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पहले ही बता देता हूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। 350 किलोवाट आवर बैटरी मैंने खर्च की है। घर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे बिजली तो इंटू 7 या 8 कर दीजिएगा। आपके शहर में बिजली की कीमत क्या है कमेंट भी करके बता सकते हैं मुझे, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि वहाँ के लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी जब यूज़ करते हैं तो उनको कितना पड़ता है रख रखाव उसका, मतलब उसको चलाने का खर्चा कितना आता है। मैंने इस गाड़ी को सिर्फ फास्ट चार्जिंग से चार्ज किया है, तो क्या मुझे खर्चा आया है इसका जिक्र करूंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बता देता हूँ। थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर आपको दे दिया जिससे आपको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े वीडियो में। मैंने पूरी गाड़ी को चार्ज किया था गाजियाबाद में, फुल चार्ज कर लिया था, एक चार्जिंग स्टेशन था। इसके बाद में यहाँ से निकला था। 2 रास्ते मुझे नज़र आ रहे थे, एक बाया जोधपुर, जो कि मुझे सारे एप्लीकेशंस होते हैं ना जितने मेरे पास अवेलेबल थे उस आधार पर दिखा रहा था कि मैं जोधपुर होते हुए जाऊँ। और एक रास्ता नज़र आता जो कि छोटा था, वो था बीकानेर वाला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लंबे रास्ते से जाता हूँ जो कि 957 प्लस किलोमीटर के आसपास का था, और लौटा मैं बीकानेर होते हुए। तो दोनों रास्तों का बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको चार्जिंग इंफ्रा कभी मैं बताऊंगा किस तरीके से डेवलप हो चुका है, और आपको कुछ टिप्स भी दूंगा बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके बड़ी लंबी दूरी की यात्राओं पर निकलते हैं। तो भैया क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि ये 7 सीटर है। तो यहाँ पर मैंने पीछे 2 बच्चों को बिठाया और बीच में 3 एडल्ट, मान लीजिए 3 मतलब 2 बड़े बच्चे थे तो एडल्ट के तौर पर उन्हें करिए कंसीडर, और 2 एडल्ट आगे बैठ गए, तो 7 लोगों को बिठाया। लिटरली ये गाड़ी कंफर्ट के मामले में आपको परेशान नहीं करेगी अगर थर्ड रो में बड़े लोग नहीं बैठे हैं। तो अगर बड़े बैठेंगे तो सिर्फ लिमिटेड डिस्टेंस के लिए आप जाइएगा, लंबी दूरी की यात्राओं पर मत निकलिएगा, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये 7 सीटर जस्टिफाइड कैसे है? 7 सीटर ये हो गया अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक वीकेंड मनाने जा रहे हैं। सामान कहाँ रखेंगे, तो उसका जवाब फ्रंक के रूप में यहाँ पे मिल जाता है। तो फ्रंक में ठीक ठाक सामान आ जाता है, आप उसमें अच्छे से जमा लीजिए। आप देख सकते हैं कितना सामान मैंने रखा हुआ है और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। थर्ड रो अगर ऑन है तब भी आपको थोड़ा मोड़ा सामान रखने की जगह पीछे और सहूलियत मिल जाती है, तो वहाँ पर सामान रख सकते हैं, तो स्पेस कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रो पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, AC वेंट मिल जाते हैं, एक बटन मिलता है जिससे आप अपने ब्लोअर की स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसका ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर रखा है, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख चुके होंगे। जो मुझे अच्छा लग रहा है लॉन्ग ड्राइव में वो है इसका कंफर्ट। ड्राइवर के लिहाज से तो ये चीज़ अच्छी है। रियर सीट पर भी AC वेंट मिल जाते हैं, सामने भी आपको AC वेंट मिल जाते हैं, तो ये मदद करेंगे जब गर्मियों में आप गाड़ी चला रहे होंगे। मैं अभी सर्दियों में ड्राइव कर रहा हूँ, तो AC का कूलिंग कैसा है और ये AC वेंट जो दिए गए हैं इसका जिक्र नहीं भी करेंगे ज़्यादा तो चलेगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपसे बताता हूँ। तो कंफर्ट के लिहाज से अच्छा था, क्योंकि मैंने पूरी फैमिली को बिठा के इसमें ड्राइव किया। लेकिन जब मैं लंबी ड्राइव पर गया तो वहाँ पर मैं अपने सिर्फ बेटे के साथ गया हुआ था, मैं और मेरा बेटा, और वो
बड़े प्यार से, क्योंकि उसके मतलब की चीज़ें इस गाड़ी में बहुत सारी हैं। अगर बच्चे गाड़ी में बैठते हैं तो उनको अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढते हैं, तो यहाँ पर यूट्यूब वगैरह प्ले हो रहा था, तो अपना वो यूट्यूब देखते हुए भाई साहब पूरे मस्ती से बहुत कुछ देख डाला उन्होंने जो उनको पसंद था। तो ये फीचर बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी का मुझे। तो यहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों को इसलिए गाड़ी पसंद आती है। रियर सीट अच्छा है क्योंकि आप बॉस मोड इसमें यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली बटन दिए गए हैं यहाँ पे, तो आप इस सीट को पीछे बैठे बैठे आगे कर लीजिए, पीछे कर दीजिए, जिससे आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाए। और यहाँ पर इस सीट के जस्ट पीछे एक ट्रे भी मिल जाता है, तो आपके कंफर्ट को बढ़ा देता है। वो मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था गाड़ी और मैं देखना चाह रहा था कि इस गाड़ी से कितना रेंज निकल सकता है और क्या अपना जो चार्जिंग इंफ्रा अब तक डेवलप हुआ है वो हमें सपोर्ट करता है, जिससे हम लंबी दूरी की यात्राएं कर सकें। तो मैं बस इसी जवाब की तलाश में बाहर निकला था। यहाँ पर बता दूं, इस गाड़ी का सस्पेंशन एक नंबर है, और कहीं से भी अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं तो वहाँ पे भी आपके कमर तक दर्द नहीं आने देता है। और सडनली, क्योंकि कई जगह जब आप बढ़ोगे ना, तो उसका जिक्र करूंगा, जैसे पोखरण से जैसलमेर की तरफ, तो बीच बीच में स्पीड ब्रेकर डाल रखे हैं भाइयों ने, और वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता, और एक आध बार जब कूद भी जाओ ना तो मैनेज कर लेती है गाड़ी। तो ये सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत अच्छा है, जो कि आपको कहीं से परेशान नहीं करने वाला है। 380 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है, और 286 HP के आसपास का पावर आउटपुट निकालती है। 79 की WH बैटरी पैक की बात करें, मैं इसका पैक अबव 3 पैक अबव का ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और उसी का पूरा जिक्र यहाँ पर करने जा रहा हूँ। फीचर्स जो अच्छे लगे हैं उसका पहले जिक्र कर लेता हूँ, इसके बाद में पूरे अपने एक्सपीरियंस पे आपको लेके चलता हूँ। तो इस गाड़ी में क्या है भैया, गाड़ी कहीं पे फंस गई है तो रिमोट की से बाहर से दबाइए, फॉप की से वो बाहर आ जाएगी गाड़ी, तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे और ये गाड़ी अपना काम कर देती है। दूसरी चीज़ क्या है, पार्किंग का कोई टेंशन नहीं है, आप पार्क इन पार्क आउट दोनों कर सकते हैं। एक तो आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में कि किस तरीके से चाबी के सहारे, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, आइए इसे इसमें पार्किंग सर्च करेगा। पार्किंग सर्च करने के बाद पूछ लेगा कि भैया आपको की फॉब के सहारे करना है या फिर गाड़ी करेगी अपने आप, जो भी सेलेक्ट करना कर लीजिए। मैंने एक बार इसे की फॉब के सहारे, मतलब की लेके बाहर निकला, दबा के खड़ा हुआ, गाड़ी अपने आप पार्क हो गई, वो करके देखा। और दूसरा, मैंने इसे गाड़ी में ही बैठे बैठे पार्क करके और पार्किंग से बाहर निकाल के भी देखा। तो ये फीचर इसके मुझे बड़े यूज़फुल लगे। लेकिन ये कहाँ पे काम करेंगे, जहाँ पर लाइन्स वगैरह बनी होगी, अच्छा जहाँ पे मार्किंग होगा वहाँ पर ये अच्छे से अपना काम करने वाले हैं। तो फीचर्स तो इसमें ज़बरदस्त आपको मिलने वाले हैं और उसे कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके का यहाँ पर हारमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और आप किसी भी ज़माने के गाने सुनिए वो अच्छा लगेगा। अपनी इस एक्सपीरियंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लगभग इस गाड़ी को जो चलाया है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करता है। अगर आप किसी गाड़ी को समझना चाहते हैं तो उसके साथ लंबी ड्राइव पर ज़रूर निकलिए, तभी आपको समझ में आएगा गाड़ी किस तरीके से व्यवहार करती है और क्या उसमें अच्छा लगा क्या नहीं। तो 40 घंटे काफ़ी होते हैं, लगभग 35-40 घंटे मैंने इस गाड़ी को चला चुका हूँ। सिर्फ जैसलमेर जाके वापस नहीं आया, उसके बाद ही इस गाड़ी को चलाया है। और जैसलमेर में जब मैं गया हूं तो यहाँ से इस गाड़ी को उस जगह लेके गया हूं जहाँ पर, क्योंकि महिंद्रा एडवेंचर होता है, उनका ड्यून्स ऑफ डॉन एक होता है एडवेंचर इवेंट, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सारी गाड़ियाँ जा रही थी जो कि 4x4 थी, थार 4x4, थार रॉस 4x4। तो मैंने कहा भैया मैं अपनी इस गाड़ी को ज़रूर लेके जाऊँगा। तो मैं इसे लोंगेवाला तक लेके गया और वहाँ पर इस गाड़ी ने उनका साथ निभाया, मतलब जिस काम के लिए गई थी उससे आगे इसने बहुत कुछ करके दिया। तो वहाँ तक मैं बड़े प्यार से पहुँचा हूँ। अब आ जाते हैं उस एक्सपीरियंस पे जो मैंने इस गाड़ी से किया है, और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अभी अगर आप महिंद्रा की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो इनके एप्लीकेशन पर देखते रहिए कि भैया कहाँ कहाँ पे चार्जिंग आ रहा है। हालांकि चार्जिंग से ज़्यादा ज़रूरी है आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर देखिए कि आप कितनी दूरी की यात्रा कर रहे हैं और कहाँ पर आपको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं मान के चल रहा था कि मुझे 400 किलोमीटर के आसपास पे एक चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा। जब दिल्ली से निकला तो किशनगढ़ मेरा अगला टारगेट था, और किशनगढ़ पहुँचने के बाद में मैं वहाँ पर एक जियो बीपी के चार्जर पर गया, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बहुत स्लो था चार्जर। इसके बाद मैंने देखा कि आज वहीं पर एक स्टैटिक का चार्जर मिल गया जो कि 120 किलोवाट का था, और वहाँ मेरी गाड़ी फटाक से चार्ज हो गई। और यहाँ ये चीज़ मुझे वहाँ पर मेरे योजना के हिसाब से एकदम खरा उतरा। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके निकल रहे हो और नहीं फंसो तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब किशनगढ़ से जैसलमेर की दूरी 450 से ज़्यादा, मतलब 487 के आसपास था। अगर मैं गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलाता तो मैं
शायद अपने उसी में जितना मेरे पास बैटरी थी उसमें कर लेता, लेकिन दिक्कत हो जाती क्योंकि इलेक्ट्रिक के सहारे इतने बड़े रिस्क आप तुरंत नहीं ले सकते हो, जहाँ पर पता है आपको आगे चार्जिंग इंफ्रा इतना तगड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसलमेर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि अगला चार्ज मैं एक बार छोटा सा कर लूँगा जोधपुर में। जोधपुर में फिर मैंने जियो-BP भरोसा जताया और पूरी तरीके से फेल हो गया। और जब ये मेरी गाड़ी सिर्फ 5-7% चार्ज हुई आधे घंटे में, मैंने गाड़ी निकाला, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने सारे एप्लीकेशन जो थे उनको खंगालना शुरू किया और देखा कि मुझे अगला चार्जर कहाँ मिल सकता है। तो लकीली मुझे नज़र आया अडानी पावर पे पोखरण में एक चार्जर था। मैंने कहा अब यहाँ पर चार्ज करूँगा। लकीली मैं वहाँ पर आराम से पहुँच गया। 3-4% बैटरी मेरी बची हुई थी जब मैं वहाँ पे पहुँचा, और वो 60 किलोवाट का चार्जर था, अच्छे से चार्ज कर रहा था। मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई और वहाँ से मुझे जो आगे जाना था, मेरे डिस्टेंस से बचा था 187 किलोमीटर, और अब वो मेरे रेंज में था। सवेरे 5 बजे निकला था इस गाड़ी को लेके, और उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि इतना घना कोहरा था। बट अच्छी चीज़ क्या लगी इस गाड़ी की, भैया जो जिस तरीके का महिंद्रा एडास दे रहा है ना, जब मैंने अपना क्रूज़ कंट्रोल लगा के छोड़ा हुआ था, ये मार्किंग को अच्छे से पढ़ रही थी। कोई आगे गाड़ी आ रही थी तो अपना स्पीड कम कर ले रही थी, ज़रूरत पड़ने पर रुक भी जा रही थी। मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस गाड़ी ने, और हेडलैम्प भी बहुत अच्छा, इसका दूर तक फ्लो जाता है। तो इसकी मैं सिर्फ तारीफ़ कर सकता हूँ क्योंकि इसके हेडलैम्प ने दिल जीता है। सबसे अच्छा फीचर मुझे इसके हेडलैम्प का ये लगा कि आप इसे भैया हाई बीम पर करके रखिए, जब कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो अपने आप ये डाउन कर लेती है, ऑटोमेटिक पे करके छोड़ दीजिए, अपने आप डाउन करेगी, सामने से गाड़ी चली जाएगी, फिर ये ऊपर हो जाएगा। मैंने इस गाड़ी को काफ़ी कुछ सिंगल रास्ते पर चलाया है, और मैं जब आगे जोधपुर से बढ़ा तो वहाँ पे सकरे रोड से होके गुजरा हूँ, और वहाँ रात में चलाया तो इसके हेडलैम्प ने कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं किया मुझे। तो हेडलैम्प की इसकी मैं बहुत ही सारी तारीफ़ करूँगा। और इस गाड़ी का जो प्रेजेंस है, एक तो लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि सरप्राइजिंगली देखने आ रहे थे, क्योंकि मैं इस गाड़ी को अभी डिलीवरी भी शुरू नहीं हुई है, मैं चला रहा हूँ, तो उनको इंटरेस्ट बना हुआ था, जानना चाह रहे थे कितनी रेंज देती है। मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं भैया, वीडियो देखिएगा, A to Z आपको सारी जानकारी दूंगा। और यहाँ जब मैं पोखरण से आगे निकला तो बस एक ही टेंशन था कि मैं पहुंच तो जाऊंगा वहाँ पे अपना सम्स, क्योंकि हम जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर सम ड्यून्स है, वहाँ पे हमें रुकना था। हमारा वहाँ पे टेंट में हमें अपनी रात गुजारनी थी। तो मैं सोचा वहाँ पे जाऊँगा तो क्या वहाँ पे चार्जर का तो कोई दिक्कत हो जाएगा या टेंट वाले लगा लेंगे। जब वहाँ पहुँचा तो टेंट वालों ने ट्राई तो किया बेचारों ने, बट वो सपोर्ट नहीं किया गाड़ी ने, तो वहाँ पे चार्ज नहीं हुई। तब तक एक बंदे ने बोला एक चार्जर यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने कहा कौन सा चार्जर है? बोला नाम नहीं पता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर है, एक कंपनी ने इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैंने अपने सारे ऐप पर देखना शुरू किया, इसके बाद गूगल पे डाला। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग अपने आसपास ढूंढ रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका गूगल हो सकता है। मैप पे डालिए, लिखिए नियर बाई चार्जिंग स्टेशन, जो प्रिसाइजली जानकारी यहाँ से मिलेगी वो ऐप के थ्रू बस ये जाकर देख लीजिए कि भैया लाइव है या नहीं। तो मुझे वहाँ पे अडानी पावर मिल गया, मतलब उस रेगिस्तान में मुझे अडानी पावर का 60 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन मिल गया, और उसने बता दिया कि भैया आप वहाँ से निकलिए दिल्ली से और यहाँ तक आ जाइए, चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद तो फिर मैं अपने आप को किंग फील कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी चार्ज कर ली पूरी फुल। और दूसरे दिन सवेरे जब हम लोग निकले अपना लोंगेवाला और तनोट माता के लिए, वहाँ पर हमने कुछ गाड़ी को ऑफ रोड भी किया, जहाँ पर ड्यून्स में से निकाल के देखा तो सारी चीज़ें बड़े परफेक्टली ये कर रही थी। तो वो मुझे लगा कि भैया एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के सहारे भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये ऑफ रोडर है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसके अपने लिमिटेशंस है, बट जो ऑलमोस्ट रास्ते मिलते हैं आपको इंडिया के, क्योंकि इंडिया में अगर उठाकर देखेंगे तो ऑफ रोड मतलब सरकार ने इतनी सड़कें बना दी हैं कि ऑफ रोड नाम की चीज़, मुझे लगता है ये शब्द ही विलुप्त होने के कागार पे है। थोड़े दिन बाद ही पता ही नहीं चलेगा ऑफ रोड क्या होता है, सिर्फ फीचर रह जाएंगे गाड़ियों में। तो वहाँ पे मैं इसको लेके गया और वापस आया, और जितनी मस्ती कर सकता था किया। तो जितनी और गाड़ियाँ गई हुई थी उनके साथ पूरा तालमेल इसने बिठाया। रॉक्स हो गई, थार हो गई, उनके साथ अच्छे से तालमेल बिठाते हुए स्कॉर्पियन हो गई, ये गाड़ी वापस आई अपने इलेक्ट्रिक के सहारे। और ये मेरी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी थी जिसे मैं जैसलमेर लेके गया। कहाँ तक? बॉर्डर तक, तनोट माता मंदिर तक गया हूँ इसको लेके। और एक अंदर से प्राउड फील हुई हो रहा था कि भैया देखो अपनी उस भूमि को मैं देखने आया हूँ जहाँ पर हमारे 120 जवानों ने इतिहास मतलब ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की बैंड बजाई थी। तो ये चीज़ वहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस गाड़ी के सहारे भारतमाला पे, भाई भारतमाला, मुझे लगता है उस रोड के बारे में इस वीडियो में बोलना ज़रूरी है। भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर अपनी सारी सीमाओं को जोड़ता है, मतलब जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमाएं हैं मैदानी इलाकों वाली, उनको जोड़ता है।
और वो रास्ता इतना अच्छा है कि नितिन गडकरी जी के रास्तों की अगर बात कर ली जाए, उनसे 1 लाख गुना बेटर है। 140 पे गाड़ी पहुंच जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो वहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस स्पीड पर जा रहे हैं। तो यहाँ जबकि अगर आप ईस्टर्न पेरीफेरल हो गया, एक्सप्रेस वे कई सारे बने उस पर बात करेंगे तो ऊपर नीचे होते रहते हैं रास्ते, लेकिन वो इतना जिसे बोलते हैं परफेक्ट वेल पेव्ड रोड, वो है भारत माला। और वहाँ पर मैंने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया, बहुत मज़ा आया। लिटरली मुझे लगा कि अगर इस रास्ते पर इस गाड़ी को लेके नहीं जाता तो इसके परफॉर्मेंस को सही से मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाता। ड्राइव मोड मिल जाते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि ये अपना काम जिसका डिफ़ॉल्ट में रखिए, ऑलमोस्ट ये काम कर देती है। इस मोबाइल जैसा इसमें फीचर आता है, इसमें आप पावर सेविंग पे चले जाएंगे ना, पावर सेविंग पे बटन दबा दीजिए तो 90 के ऊपर नहीं जाएगी और बहुत सारी बैटरी वैटरी बचा के रखती है। एक टिप्स भी ध्यान रखिएगा, ये जो पावर राइट हैंड पे दिखाता है ना, कई बार मैंने इसका जिक्र किया था जब BS6 चला रहा था, कि अगर आप अपनी गाड़ी को 10 के अंदर रखेंगे ना तो परफेक्ट रेंज ये गाड़ी निकाल के दे देती है। पहली बार में जो इसने मुझे रेंज दिखाया था, क्योंकि मैं पूरे 0 सिर्फ एक ही बार किया जब मैं जैसलमेर से बीकानेर तक पहुंचा था, नहीं तो बाकी टाइम पे इस गाड़ी ने, मतलब इस गाड़ी को मैं 3% या 4% ही बची थी तभी मैंने चार्ज कर लिया। उस दौरान मुझे 410 किलोमीटर की रेंज इसने दी थी और 40, 50, 60 किलोमीटर और चला सकता था गाड़ी को। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि 470 किलोमीटर की रेंज तो इस गाड़ी में आराम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। 400 किलोमीटर पर चार्ज कर लीजिए, इसके बाद टेंशन मतलब भूल जाइए, ज़्यादा तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं। कभी मन करे तो ज़रूर रेंज टेस्ट करिएगा। 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर बैटरी मैंने खर्च की, मतलब 1 किलोवाट आवर बैटरी में मेरी गाड़ी 6 किलोमीटर चल रही है, ये इस पर अंकित भी है। तो इसके हिसाब से वही 473, 475 किलोमीटर के आसपास की रेंज ये देती है। मैं जैसलमेर पहुंच चुका था, जैसलमेर मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था। ड्यून्स पे मैं थोड़ा बहुत गाड़ी को अपने चला चुका था, सिंगल रास्ते इसने देख लिए थे। और फिर मैं वहाँ पे जिस काम के लिए गया था वो किया। ऑफ रोडिंग वगैरह मैंने रॉक्स थार से की वहाँ पे, क्योंकि ड्यून्स हम जो गए थे, ड्यून्स पे जिस काम के लिए गया था मैं, क्योंकि महिंद्रा एडवेंचर का एक इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट किया। उस दिन अपनी गाड़ी को मैं लेके नहीं गया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब बारी थी वहाँ से लौटने की। मेरी गाड़ी फुल चार्ज थी क्योंकि वहाँ पे अडानी पावर का चार्जर था, और वहाँ से लेके निकला। अगला टारगेट रखा था बीकानेर, कि मैं अपनी गाड़ी को बीकानेर में चार्ज करूँगा। क्यों, वो बता देता हूँ। वहाँ पे अडानी का एक चार्जर मुझे बीकाना रिजॉर्ट पे दिख रहा था। मैं खुश था कि बीकाना रिजॉर्ट पे जाऊँगा, खाना खाऊँगा और वहीं पर गाड़ी भी चार्ज करूँगा, तो अपना काम दोनों हो जाएगा। मैंने कुछ और दिमाग ही नहीं लगाया और मैं यहाँ से खुश होके, क्योंकि बहुत सारे मिले जुले मिक्स रास्ते हैं और अच्छा, मतलब रोड को मैं ख़राब नहीं करूँगा, रोड बहुत बढ़िया है, आप पहुँच सकते हैं आराम से। और मैं इस गाड़ी को जो स्पीड रखी हुई थी 100 के ऊपर नहीं जा रहा था। मेरी बैटरी ऑलमोस्ट मतलब 4% बची थी जब मैं बीकानेर रिजॉर्ट पहुँचा और देखा वहाँ पे बीकानेर, सबसे पहला देखा कि बीकानेर रिजॉर्ट बंद था। मुझे लग रहा था कि खंडार सा हो गया। खंडार नहीं हुआ है, अभी बढ़िया प्रॉपर्टी थी, बट वो बंद था, उसमें कुछ नहीं था, कोई मतलब गेट और सब लॉक थे। और उसके जस्ट बाहर एक पूरा गंदगी पड़ा हुआ था और बीच में चार्जर लगा था उसका, अडानी पावर का। और वो अडानी पावर मैप पे लाइव दिख रहा था। मैं वहाँ पे जाके लगाया तो चार्ज ही ना हो गाड़ी। तो मैंने उनको कॉल किया तो बोलते भैया ये तो अवेलेबल है। मैंने कहा मैप पे दिखा रहा है। वो मानने को तैयार नहीं। मैंने झगड़ा कौन करेगा। अच्छा हुआ मेरे एक जानने वाले थे, मैंने कॉल किया, मैंने कहा भैया मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, कोई चार्जर हो तो बताओ। उनको आइडिया कुछ नहीं था। तो वहाँ से गाड़ी निकाली तो देखा कि मारुति का एक नेक्सा पे चार्जर लगा था। मैंने सोचा ये चार्ज करने देंगे, बट अभी वो लाइव नहीं है, उनका अभी एप्लीकेशन वगैरह कुछ शुरू नहीं हुआ, तो वहाँ पे चार्ज नहीं कर पाया। फिर मैंने ये वाला ट्रिक आजमाया कि नियर बाई चार्जर देखा, वहाँ पे एक्सबोल्ट, पहली बार सुना आप इस कंपनी का नाम मैंने। एक्सबोल्ट के चार्जर थे मस्त मत, बगल में ही 120 किलोवाट का मुझे चार्जर मिल गया। गाड़ी लगाई वहाँ पे, खाना खाया। 1 घंटा जब तक खाना खाया मेरी गाड़ी 100% फुल हो गई थी। और मुझे लगा कि भैया अगर आप चार्जर ढूंढना चाहते हैं तो सिर्फ एक मैप ऐप के सहारे मत रहिए, और किसी भी जो और ऐप आ रहे हैं वो भी शायद प्रिसाइज नहीं होंगे जितने भी ऐप हैं। अभी गवर्नमेंट को यहाँ पर काम करना चाहिए कि जितने भी लोग चार्जिंग इंफ्रा पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सरकार को क्या चाहिए कि भैया एक प्लेटफॉर्म बनाए कि भैया आके यहाँ पर आप जो है रजिस्टर हो जाओ, जिससे सबको सहूलियत मिल जाए। मतलब ये इलेक्ट्रिक की राह और आसान हो जाएगी, क्योंकि चार्जर की कमी नहीं है। अभी बहुत सारे चार्जर हैं, बट उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं हो पाता, क्योंकि एक्सबोल्ट, मैंने बोला ना, एक्सबोल्ट का मैंने नाम ही नहीं सुना था। और वहाँ पे पता चला कि ढेर सारे चार्जर हैं, मतलब पूरे। फिर बीकानेर में मैंने उसको इंस्टॉल किया ऐप को, अपनी गाड़ी चार्ज की। वापस जब मैं लौटा तो बीच में झुंझुनू में भी फिर एक्सबोल्ट का चार्जर मिला, दोबारा मैंने टॉपअप किया गाड़ी को, जिससे मुझे दिक्कत ना हो, सेफ साइड में, और मैं आराम से अपने घर आ गया। तो मेरे इस एक्सपीरियंस में एक चीज़ क्लियर था
कि चार्जिंग इंफ्रा पे सरकार को बारीक नज़र रखनी चाहिए और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन जाना चाहिए जहां पर हर चार्जर, चाहे जिस कंपनी का हो, वो रजिस्टर हो, वहीं से बंदा जाए और अपनी गाड़ी को चार्ज करके आगे निकल जाए। सबकी राह आसान हो जाएगी। इन गाड़ियों के बारे में बस इतना बोल सकता हूं कि भैया इलेक्ट्रिक के सहारे लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं अगर सही से प्लानिंग कर लेते हैं तो। महिंद्रा XCV 9S 9E या फिर BE6 उठाइए, लंबी दूरी की यात्राएं करिए क्योंकि रेंज ज़्यादा देती हैं। बट रेंज एंजाइटी अपने दिमाग में ज़रूर थोड़ी सी रखिएगा, इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ भगाएंगे स्पोर्ट मोड में तो रेंज बहुत कम हो सकता है, जैसा चलाएंगे वैसा पाएंगे। तो लिमिटेशंस पर आपको जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, और सिर्फ रेंज के लिए अगर आप चलेंगे तो मुश्किल होगी। बीच में अगर आप बहुत कुछ जीना चाहते हैं तो उस हिसाब से प्लान करिएगा कि भैया जहाँ पे मौका मिलेगा, जहाँ पे चाय पीने बैठेंगे वहाँ पे फिर टॉप अप कर लेंगे। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक की राह ऐसे आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ फास्ट चार्जिंग के सहारे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो एकदम मत खरीदिएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि देखो, मैंने जो पूरी गाड़ी चलाई लगभग 8,000 रुपये के आसपास, मैंने 8,300 8,400 रुपये खर्च किए, क्योंकि जितनी चलाई मैं उसकी बता रहा हूँ। अगर जैसलमेर से गाज़ियाबाद की बात करेंगे, आना जाना मेरा हो गया है लगभग 5600 रुपये में। अगर आप अपने घर पे चार्ज करेंगे तो यही 2400-2600 रुपये में काम हो जाएगा। और घर पर चार्ज करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने घर पर चार्ज करते हैं तभी इलेक्ट्रिक गाड़ी को रखने का ज़्यादा फायदा है। अगर आप फास्ट चार्जिंग के सहारे बैठेंगे तो बैटरी की हेल्थ भी डाउन होगी और कहीं ना कहीं से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपने सोच के इलेक्ट्रिक गाड़ी ली थी। और मैंने अपने XCV 9S के सहारे जो कुछ जिया है, नए साल मतलब पुराने साल से शुरू किया था और नए साल में 1000 किलोमीटर की ड्राइव से एक बढ़िया श्री गणेश किया इलेक्ट्रिक के साथ। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक की दुनिया कैसी होगी, लेकिन इस गाड़ी के साथ मैंने जैसलमेर में अपना नया साल मनाया। ऑफ रोडिंग के तगड़े एडवेंचर को देखा, ड्यून्स पे जाके गाड़ियाँ चलाई, और जब वापस आया तो लगा कि हाँ, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी रखकर भी लंबी दूरी की यात्राएं प्लान कर सकते हैं। बस आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और एक प्रिसाइज प्लानिंग होना चाहिए जहां पर आप चार्जिंग इंफ्रा से खुद को रूबरू कर सकें, पता लगा सकें कि भैया यहाँ पर आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। साथ में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा भैया कि वेट करना ही करना है जहाँ पर चार्जिंग लगा रहे। हो सकता है कि आपको हर जगह हो 60 किलोवाट का जो चार्जिंग मैंने देखा जियो BP वाला, उसका जैसे भी एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, अभी ये शुरुआत है और धीरे धीरे दुनिया बस रही है, और आप जैसे लोग जब इसमें उतरेंगे और भरोसा जताएंगे तो मुझे लगता है ये चीज़ और आसान हो जाएगी। लेकिन अभी मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई है, थोड़ी सी मैं इसे और चलाता हूँ और फिर आपसे मुखातिब होता हूँ। लगभग 2300 किलोमीटर चला के मैं बता सकता हूं कि 7 सीटर में अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ढूंढ रहे होंगे तो सबसे कैपेबल गाड़ी है महिंद्रा की XCV 9S, जो आपको 400 किलोमीटर के ऊपर हमेशा रेंज देने वाली है। अगर जैसलमेर की बात करेंगे तो जैसलमेर आप 2 चार्ज में पहुंच सकते हैं। कैसे? एक बार अपने घर पर चार्ज करिए और दोबारा बीकानेर में चार्ज करिए, फिर आपको पहुंच जाएंगे जैसलमेर। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं किया है। प्रॉब्लम क्या होती है, डर लगता है कि कहीं पर अगर हमने थोड़ा स्पीड वगैरह बढ़ाया तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। कितना खर्च किया मैंने इसके लिए? तो अपने इस सफ़र पर जो मैंने खर्च किया है लगभग 8,000 रुपये के आसपास खर्च किए हैं टोटल कैलकुलेशन में देखेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप इसके ओडोमीटर की मानेंगे तो 6 kWh मतलब 6 किलोमीटर 1 kWh में ये बैटरी चली है, 1 किलोवाट बैटरी खर्च करते हुए। तो वहाँ से अगर आप उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप फास्ट चार्जिंग के सहारे इस पर डिपेंड होने की कोशिश करेंगे तो आपके जेब पर भारी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने शहर में आसपास रह के चलाते हैं, जैसे देहरादून गए, वहाँ पर भी कोई एक जगह मिल गई, स्लो चार्ज कर लिया, घर से चार्ज करके गए हैं या फिर वापस आ गए, तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है। फिर अपने घर की यूनिट को जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं लगभग 16 रुपये। कोई 16 ले रहा है, कोई 19 ले रहा है, कोई 24 ले रहा है। तो इस तरीके से सारी कंपनियों के अलग अलग रेट हैं। एक चीज़ जो मैंने सीखा है बता दूं, अगर आप चार्जिंग के सहारे निकल रहे हैं कि भैया आपकी गाड़ी को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जाना है, संभव है, लेकिन वहाँ पर अभी भी
बहुत सारे चार्जर्स आपको काम करते हुए नहीं मिलेंगे। जैसे कि मुझे एक जगह अडानी पावर के चार्जर ने धोखा दिया बीकानेर में, लेकिन वहाँ पर चीज़ क्या हुई कि एक्सप्लोर किया तो पता चला एक्स बोल्ट के चार्जर बहुत सारे हैं जो आपका रास्ता आसान कर देते हैं, और दिल्ली से बीकानेर आप बीच में कई सारे चार्जर आपको मिल जाएंगे। दूसरे रास्ते से गया था जोधपुर होते हुए, तो वहाँ पर भी कई सारे चार्जर्स थे, और जब वापस लौटा तब भी मुझे चार्जर मिल गया। और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, सैम पे मुझे, मतलब सैम ड्यून्स जो है जहाँ पर टेंट सिटी बनी हुई है जैसलमेर की, वहाँ पर मुझे अडानी पावर का चार्जर मिला, फास्ट चार्जर, जिसने मेरी गाड़ी को 1.5 घंटे में पूरी तरीके से चार्ज कर दिया। तो इलेक्ट्रिक का सफ़र सुनहरा था, और इस गाड़ी के सहारे अगर आप अपने परिवार के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी देख रहे हैं तो मुझे लगता है XCV9S आपके लिए बनी है। और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके आधार पर इतना बता सकता हूं कि अभी भी इलेक्ट्रिक एक धैर्य का विषय है। अगर आप धैर्य रख सकते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये बढ़िया सौदा साबित हो सकती है। और अगर आप में से कोई इसका इंतज़ार कर रहा है तो मुझे लगता है इस गाड़ी की तरफ जाइएगा, बढ़िएगा, देखिएगा। शोरूम पर जाने से पहले एक चीज़ और कोशिश करिएगा, थोड़ी सी रिसर्च और कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किया क्लाइबिस मिलेगी इलेक्ट्रिक में, और एक आपको BYD की E-Max 7 मिल जाएगी। इसके अलावा 7 सीटर में आपको कोई इलेक्ट्रिक नहीं मिलने वाली है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और चलते चलते एक चीज़ बताइए, जरा आपकी BE6 और XCV9E कितनी रेंज आपको निकाल कर दे रही है।